हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना ही किसी प्रकार की कोई फीस देनी है, ना ही किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो का जो टॉपिक होगा भारतीय संविधान का निर्माण। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संविधान निर्माण। इस चैप्टर का ये टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। मतलब कि हम कुछ झलक देखेंगे यहाँ पर कैसे भारत के संविधान का निर्माण हो पाया होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम अपने संविधान के बारे में कि कैसे हमने अपना संविधान बनाया और कैसे हम अपने लोकतंत्र को बहुत अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं। जिस लोकतंत्र को चलाने के लिए जिस पुस्तक की आवश्यकता है उसको ही हम भारत का संविधान कहते हैं, और उसी के अंतर्गत हम और आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं। चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर साउथ अफ्रीका मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा हुआ था, और हमने देखा था कि दक्षिण अफ्रीका और भारत में कई सारे मामलों में समानताएं थी। एक समानता की बात तो यह थी कि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था और भारत में भी अंग्रेजों का शासन था। दूसरी समानता यह थी कि वहां पर भी शोषण हो रहा था और हमारे यहां भी शोषण हो रहा था। फर्क आप देखें, या हम पहले कठिनाइयों की बात करें तो वहां पर भी कुछ वैसी ही कठिनाइयां थीं जैसी कुछ भारत में थी। कि आप देखें कि जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हो रहा था कि वहां के लोगों को शोषित कर रहे थे, वहां पर जो अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकार थी वो अत्याचार करती थी। भारत में भी कुछ अत्याचार का सिलसिला था, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं, अत्याचार के तौर तरीकों को देखते हैं तो हमें कई सारे अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि साउथ अफ्रीका मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर शोषण का एक प्रमुख आधार उनके द्वारा स्थापित की गई रंग भेद की नीति भी थी, जिसमें काले और रंगीन लोगों को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। वोट डालने का अधिकार केवल गोरों के पास था और कालों का अत्याचार होता था। भारत में रंग भेद की नीति इस प्रकार की हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अत्याचार भारत में भी था। भारत में किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग ज्यादा शोषित था। हालांकि उनके शोषण से बचा कोई नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? गरीब व्यक्तियों के ऊपर, जिसको आप किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं, या जो गरीब हैं उन सब पर ज्यादा असर पड़ता है। तो संविधान जब अफ्रीका का बना तो हमने पढ़ा यहां पर कि अफ्रीका का संविधान बनता है और उन्होंने कुछ कैसे बनाया, हमने बातचीत करी थी कुछ कैसे तैयार करते हैं। हालांकि भारत का संविधान अफ्रीका का संविधान बनने से कई साल पहले तैयार हो गया था। भारत में कई सारे महान नेता थे और भारत में वैसे टकराव नहीं आते हैं जैसे टकराव आपने अफ्रीका के अंदर देखे हुए थे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखे हुए थे। अब बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है और अगर हम दक्षिण अफ्रीका को देखते हैं तो दोनों जगह के संविधानों में कठिनाइयों का सामना हुआ था। कई प्रकार की कठिनाइयों को देखना पड़ा था, कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों को झेलने के बाद, है ना, इन परिस्थितियों को पार करने के बाद वो अपने संविधान जैसी एक विशाल चीज या संविधान जैसी एक पवित्र और एक अद्वितीय चीज का निर्माण कर पाए हैं। चाहे भारत की बात करें चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात करें, कुछ परिस्थितियां अलग होंगी। शोषण सबका बराबर है, अत्याचार करने वाला व्यक्ति अलग है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था और अत्याचार करने के तौर तरीकों में थोड़ा सा फर्क होगा। भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है। विशाल का मतलब क्या होगा कि बहुत बड़ा देश है। विविधता का मतलब क्या है? यहाँ पर भाषाई आधार पर, जाति आधार पर, वर्ग आधार पर, रंग आधार पर, रंग तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन भाषा, धर्म, जाति, समुदाय, है ना, इन सब आधार पर यहाँ पर बहुत सारी विविधता है। इस कारण से कहते हैं कि यहाँ भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है, मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। भारत के लोग तब गुलाम थे जब हमारे संविधान लिखने की चर्चा की जा रही है, तो भारत के लोग संविधान लिखने के पहले या आजाद होने के पहले गुलाम थे। वो गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। अब बात आती है कि नागरिक का मतलब क्या होता है और गुलाम का मतलब क्या होता है। नागरिक आप कह सकते हैं कि किसी देश का स्वतंत्र व्यक्ति, किसी देश में जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र रूप से रह रहा है, वो वहां का नागरिक है। जो उस देश के द्वारा वहां पर अपने लोगों को प्रदान की गई सभी सुविधाएं उस व्यक्ति को भी मिलती हैं, वो उस देश का नागरिक है। जो उस देश के अंदर लिखित है या रजिस्टर्ड है, उस व्यक्ति को भी आप देश का नागरिक कहेंगे।
अब गुलाम क्या, तो कह सकते हैं कि बोले सर गुलाम भी तो भारत के थे, लेकिन उस टाइम पर भारत पर शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को गुलाम के तरीके से ट्रीट किया था, इनको वो अधिकार नहीं दिए थे जो उनने अपने आप को या अपने लोगों को दिए हुए थे। तो गुलाम का मतलब क्या होगा? भले वो उस देश में रह रहा है, लेकिन उसको जो न्यूनतम अधिकार है वो उपलब्ध नहीं है, वो गुलाम है। जिसको उस देश के द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी न्यूनतम अधिकार उपलब्ध है, उसको आप नागरिक कहते हैं। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की का भी झेली, मतलब एक भीषण घटना जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, वो घटना भी झेली हुई थी। वो घटना कैसी थी कि भारत को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। एक भारत कहलाया, दूसरा पाकिस्तान कहलाया। इस पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे, है ना? क्या कहते हैं इसको? पश्चिमी पाकिस्तान भी कहते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा जिसको आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये क्या कहलाता है? इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। तो ऐसा धर्म के आधार पर बट गया। यहां पर जो धर्म की बहुलता थी पाकिस्तान वाले इलाके में, वो मुस्लिम धर्म के आधार पर बना था, और भारत में जो बहुलता थी वो क्या थी कि हिंदू धर्म के आधार पर बना था। इस कारण से धर्म के कारण जब देश बनाए गए, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी स्टार्ट किया, क्योंकि उनको अपने घर छोड़कर जाना पड़े। क्योंकि धर्म के आधार पर देश बना, तो जो मुस्लिम भारत के थे वो पाकिस्तान की तरफ गए, पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो भारत की तरफ आए। अंततः लास्ट में या अंत में हम ये कहें कि कह दिया गया कि जो जहां रह रहा है वो रह सकता है। ये धर्म के आधार पर जो बात है उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, मतलब उसमें थोड़ी सी छूट दे दी गई थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पर होता है और दोनों तरफ कई सारे लोग मर जाते हैं। 5 से 10 लाख लोगों की मौत यहां पर हो जाती है ना, 10 लाख तक के लोगों की मौत यहां हो जाती है। लोग इतने मर जाते हैं, इनकी इतनी डेथ हो जाती है। ये मरने वालों की जो संख्या है वो दोनों तरफ है, मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ के 10 लाख है, दोनों तरफ के मिलाकर लगभग कितने मर गए हैं? 10 लाख लोग मर गए। ये नक्शा आप देख पा रहे होंगे तो इसमें कुछ हरा दिख रहा होगा, कुछ आपको केसरिया रंग दिख रहा होगा, कुछ तीर जाते हुए लग रहे होंगे, कुछ तीर आते हुए लग रहे होंगे, मतलब कुछ पाकिस्तान की तरफ मुंह करके हैं, कुछ भारत की तरफ। मतलब क्या है कि यहां से कुछ लोग कहां आए हैं कि जो हिंदू है, हिंदू और सिख कहां आए हैं? भारत की तरफ आए हैं। और मुस्लिम कहां गए हैं? भारत से पाकिस्तान की तरफ गए। सेम कश्मीर के अंदर भी हुआ है ना, और ऐसा ही बांग्लादेश के अंदर भी हुआ कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो बंगाल में आए, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल कहां गए? बांग्लादेश के अंदर जाते हैं। कुछ आप रंग देख पा रहे होंगे, यहां पर रंग आपने ऐसे देखे होंगे कि भाई कश्मीर का आप रंग देख रहे होंगे, हैदराबाद का आप रंग देख रहे होंगे, जूनागढ़ का रंग देख रहे होंगे। वो तीनों रंग आप देख रहे होंगे। ये 3 रियासतें ऐसी थीं कि जो भारत के बनने या पाकिस्तान के बनने के साथ इनमें मर्ज नहीं हुई थी। उनने घोषणा की थी अपने आप को स्वतंत्र रखने की। भारत ने इन 3 रियासतों को मिला लिया था, कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के द्वारा, और जूनागढ़ को रेफरेंडम मतलब कि जनमत के द्वारा। वैसा ही आप एक गलत करके पाकिस्तान में देख रहे हैं, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी, बाद में पाकिस्तान में मर्ज जाता है। सिक्किम भी बाद में आकर भारत के साथ मिलता है और 1975 में भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर जाता है ना। तो ये स्थिति यहां पर आपने देखी कि धर्म के आधार पर चीजों का विभाजन हो रहा था। हिंदू जो है वो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, मुस्लिम जो है वो भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। इन बंटवारे के अलावा एक और बड़ी समस्या आती है। समस्या क्या है कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी, जो हमने बात करी ना, कि वो चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, ऐसा इनसे कह दिया था। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था कि मतलब अब रियासतें तैयार नहीं होंगी कि हमें आपके साथ मिलना है। फिर भी भारत और पाकिस्तान में बहुत सारी रियासतें मिल जाती हैं। कई रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी थी। जैसे हमने बात करी कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये भारत की रियासतें थी जो भारत में उस समय मिली नहीं थी, बाद में जाकर भारत का अभिन्न अंग बन जाती हैं। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज लग रहा है। ऐसा वक्तव्य क्यों कहा गया? तो ऐसे वक्तव्य के पीछे कारण यह है कि उस समय का दंगा और धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ था, उस समय धर्म के आधार पर जो दंगा फैला था, इस कारण से वक्तव्य कहा गया है। आज की स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं बनती जो 1947 में बनी थी। आज के समय में अगर हम बात करें तो संविधान निर्माताओं ने देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए संविधान के कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि आज भी वो कारगर हैं। किसी प्रकार से कोई नुकसान हमें नहीं होता। भारत में हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, महिला और पुरुष सभी लोग अपना सर उठाकर जी सकते हैं। उनको अपने अधिकारों की रक्षा करने और अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जाने का अधिकार है। अपना जीवन यापन करने का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। ये सोच आप समझ सकते हैं कि आज भी जो कारगर है वो आज से 50 साल पहले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनने संविधान बनाया है वो कितने दूरदर्शी थे
करके, उनने कितना दूर का विचार करके संविधान में वो प्रावधान किए थे। संविधान निर्माण का रास्ता, अब बात करेंगे कि संविधान का रास्ता कैसे तैयार होता है, संविधान निर्माण कैसे होता है। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था, और यह लाभ कैसे था अगर हम दक्षिण अफ्रीका की तुलना में देखते हैं। लाभ यह था कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति भारत में नहीं थी। भारत में सहमति धीरे धीरे बहुत पहले से बनती चली आ रही है। अब देखेंगे कि संविधान को लेकर मसौदा आगे जब हम बात करेंगे तो ऐसे मसौदे नेहरू जी के द्वारा, मतलब मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी बनाए गए हैं। तो धीरे धीरे कई सारी बातों पर बहस होती चली आ रही है। जब संविधान बनने का समय आया है तो कई सारी बातों पर हम सहमत थे, कई सारी बातों पर हम एग्री कर रहे थे, और हमें उस पर उतना वाद विवाद करने की जरूरत नहीं पड़ी जितना दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। भारत ने आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। मतलब ये बिल्कुल क्लियर था कि भारत आजाद होने के बाद हमें लोकतंत्र ही बनाना है। ऐसी और कई सारी बुनियादी बातें, जैसे मताधिकार की बात की गई है कि स्त्री और पुरुष दोनों को दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी कई सारी बुनियादी बातों को लेकर आजादी के पहले ही सहमति बनाने का काम हो चुका था, सहमति यहां पर बन चुकी थी। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। मतलब यहां से इस वक्तव्य से या इस सेंटेंस से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो संघर्ष है वो केवल विदेशी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देने बस का काम नहीं है कि हमने उनको भारत से निकाल दिया और हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो केवल इतना हमारा संघर्ष नहीं था, हमने संघर्ष के दौरान कई सारी चीजों पर और काम किया, अपने आप को परिपक्व किया, या हम यूं कहें कि हमने अपने समाज और अपने लोगों में कई सारे प्रकार के सुधार किए। जिसे आप देखें कि हमने समाज को फिर से जगाना, है ना, फिर समाज को फिर से जगाने का काम किया, अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से समाज और राजनीति को गढ़ने का भी काम किया। तो ये आंदोलन जो स्वतंत्रता संघर्ष का चल रहा था वो क्या है, समाज को जगाने का, अपने समाज और राजनीति को बदलने का, और समाज और राजनीति को नए तरीके से गढ़ने के आंदोलन भी हुआ करते थे। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद हुआ करते थे। मतलब कि जब संघर्ष चल रहा था, जब हम आजादी की बातें कर रहे थे, तभी हमारे यहाँ पर कई सारी बहसें थी और कई सारी बातों को लेकर बहस हो रही थी, या हमारे मतभेद थे कि हमें किस तरीके से आजादी के संघर्ष के मतलब हमें भारत को किस रास्ते पर लेकर जाना चाहिए। इस बात को लेकर कई सारे तीखे मतभेद भी हुए, बातचीत भी हुई। ऐसे कुछ मतभेद अब भी बने हुए हैं, वर्तमान में भी कई सारे लोग ऐसे मतभेद या कई सारी बेसिक बातों को लेकर मतभेद बने हुए, लेकिन बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। जो आधारभूत चीजें हैं, जैसे लोकतंत्र बनाना, समानता का अधिकार देना, स्वतंत्रता का अधिकार देना, जाति प्रथा को खत्म करना, इन सब चीजों को लेकर, या अस्पृश्यता को खत्म करना, इन सब चीजों को लेकर आम सहमति बन चुकी थी। ये हमारी बुनियादी बातें हुआ करती थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। अगर इसकी घटना का जिक्र करें तो आपको याद आएगा कि 1928 और 1927 ये दो डेट हम पकड़ते हैं। तो 1927 में साइमन कमीशन का भारत में, या साइमन कमीशन बना था, और 1928 में भारत में आना हुआ था। इस साइमन कमीशन में सभी के सभी अंग्रेज हुआ करते थे, इस कारण से भारत में इसका विरोध किया गया था। इसके विरोध के फलस्वरूप कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी, या अपनी एक कमेटी बना दी, जिसको हम नेहरू कमेटी कहते हैं, जिसमें मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार नेता हुआ करते थे। इस कमेटी ने संविधान का मसौदा तैयार किया कि संविधान कैसा होगा, और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों के द्वारा संविधान कैसा होगा, इस चीज को लेकर मसौदा तैयार किया गया। कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। 28 में भी बात हुई और 31 में भी बात हुई, कैसा होगा। इन पर दोनों की कुछ कॉमन बातें हम देखते हैं कि दोनों बैठकों के अंदर क्या कॉमन बातें हुई। तो दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई, मतलब अडल्ट सफरेज, मतलब अडल्ट वोटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वयस्क हो गए हैं वो मत दे सकते हैं। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात भी यहां पर की जा रही थी। ये दोनों बातें आपको, ये सारी बातें आपको दोनों जगह कॉमन मिलेंगी, 1928 के अंदर भी और 1931 के कराची के कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत भी।
संविधान की रचना के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जैसे हमने अभी यहां पर देखा हुआ है कि खास तौर से कौन कौन से बुनियादी मूल्य हुआ करते थे। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से कई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय हो गया। मतलब हमें औपनिवेशिक शासन से कुछ अच्छा मिले ना मिले, हमको एक चीज समझ में आ गई थी कि राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को कैसे काम करना चाहिए। भले वो गलत थी तो हमारे सामने एक मॉडल था कि ये गलत है और हमें उसमें गलती दिख रही थी कि हम ये मॉडल अपनाएंगे और इसमें ये गलती दूर कर देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से कई राजनीतिक या नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में हमको मदद मिलती है। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन हमको यहाँ पर वोट के अधिकार की अहमियत समझ में आ गई, तो हमने यहाँ पर सभी लोगों को वोट के अधिकार की बात की। हमने जाति, धर्म, रंग, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब सब आधार पर यह खत्म कर दिया। सभी व्यक्तियों का वोट एक होगा और सभी व्यक्तियों की वोट की कीमत एक होगी। ये वोट की कीमत एक होगी, ये बात हम संविधान की जो विशेषता है उसमें हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को मताधिकार दिया गया, वोट का अधिकार दिया गया। इस आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो विधायिका बनाई गई थी उसमें सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसी कारण से हम उस विधायिका को कमजोर कह रहे हैं। अब हम बात करेंगे चुनाव के दौर की, अंग्रेजी शासन के दौरान हुए चुनाव के बारे में। अंग्रेजी शासन के दौरान 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में, है ना, प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। मतलब जो स्टेट असेंबली है उनके लिए क्या कराए गए, चुनाव कराए जाते हैं। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। पूरी तरह लोकतांत्रिक ना होने के पीछे कारण यह है कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार यहाँ पर नहीं था। विभिन्न विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। तो विधानसभाओं में जाकर या प्रादेशिक असेंबलियों के अंदर जाकर इनने क्या किया कि काम काज का तरीका सीखा, तौर तरीका सीखा कि कानून कैसे बनेगा, कैसे काम करेंगे, बात कैसे रखेंगे और अलग अलग संस्थाएं कैसे काम करती, ये सारी बातें ये लोग सीख कर आए थे। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, क्योंकि वो वैसी काम कर रही थी और सही थी तो हमने अपना लिया, जो कमी थी उसको हमने दूर कर दिया। यहाँ पर 1935 के भारत शासन के कानून में जो व्यवस्थाएं थी उनको जस का तस यहाँ पर अपना लिया गया। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर बरसों पहले चले चिंतन और बहसों ने काफी लाभ पहुंचाया। चिंतन का मतलब होता है कोई बात को लेकर एकांत में बैठकर सोचना, बहस का मतलब होता है उस पर डिस्कशन करना। तो इन दोनों बातों ने बहुत फायदा पहुंचाया कि भाई कैसा देश तैयार करना है, कैसा संविधान तैयार करना है। तो इन बातों से बहुत फायदा हुआ। कैसा फायदा हुआ कि हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि ये इनने असेंबली के अंदर काम कर लिया है ना, जो प्रादेशिक असेंबली उसके अंदर काम कर लिया, विभिन्न जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, उस पर काम कर लिया, तो इनको काम काज का तौर तरीका पता चल गया था। इसी कारण से कहा गया है कि हमारे नेताओं के अंदर आत्मविश्वास आ गया था। उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अनुभव ले लिया तो बाहर की जो अच्छी चीजें हैं उनको अपनाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई और वो अपनाते चले गए। उदाहरण के तौर पर देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, जिसे आपने देखा होगा बंधुत्व और समानता के आदर्श की बात की गई है वहां पर, तो इसको इन्हें अपना लिया। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज हमारे यहां पर हूबहू वैसा ही संसदीय लोकतंत्र का कामकाज अपनाया गया। अमेरिका से अधिकारों की सूची, तो अमेरिका में जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं, जिनको आप वहां पर नागरिक अधिकार कहते हैं, यहां पर हम मूल अधिकार कहते हैं, तो ये अधिकार यहां पर अपना लिए गए। सीधे तौर पर वहां से इनको लिया गया, कॉन्सेप्ट को सीधे तौर पर लिया गया। रूस की समाजवादी क्रांति है ना, तो उस समाजवादी क्रांति ने क्या किया कि अनेक भारतीयों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? वो सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था अपनाने की कल्पना करने लगते हैं। मतलब समाज कैसा होगा? सामाजिक तरीके से समान होगा और आर्थिक तरीके से समान होगा। ये विचार कहां से आया? रूस की समाजवादी क्रांति से। तो हमें यही समझ में आया कि हमारे नेता जो है वो क्या हो गए, उनमें आदर्श आ गए, तो अब वो चीजों को अपनाने लगे, उन्हें कोई तकलीफ यहां पर नहीं होती थी। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई देश में देखा कि अच्छा कोई कॉन्सेप्ट लगाया तो उसकी नकल कर ली, उसको जब वो भारत में लाते थे तो उसके साथ सवाल करते थे, जैसे आपके इनके द्वारा किए गए कि सांभा कितने आदमी थे, तो ऐसे ही सवाल यहां पर किए जा रहे थे कि भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा। कैसे सवाल कर रहे थे? वो हर कदम पर एक सवाल जरूर पूछते थे। कैसा? क्या
क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी? इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। तो ऐसे सभी सवाल इनके द्वारा पूछे जा रहे थे और इन चीजों ने भारत के संविधान के निर्माण में मदद की। अब संविधान कैसे बनेगा? तो संविधान बनने के लिए एक सभा तैयार की गई, जिसको आप संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा क्या होती है? तो संविधान सभा समूह, इंसानों का समूह हुआ करता था जो एक सभा में बैठती थी। ये कौन से इंसान है, कहां से आए हैं? तो ये क्या है? चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। ये जनप्रतिनिधि कहां से आए हैं? ये जो चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है, इसको ही हम क्या कहते हैं? और ये सभा क्या करेगी? संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करेगी। इसी सभा को आप संविधान सभा कहते हैं या संविधान सभा के नाम से जानते हैं, संविधान सभा कहलाती है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। मतलब कि चूंकि हम लोकतंत्र की बातें कर रहे थे कि हमें लोकतांत्रिक देश बनाना है, इस कारण से हमने संविधान सभा का चुनाव करवाया था। लेकिन ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं हुए थे। और ये चुनाव कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होते हैं। तो डेट याद रखेंगे, जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट जाता है। भारत और पाकिस्तान नाम से दो टुकड़े हो जाते हैं, दो देश बन जाते हैं। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट जाती है, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, है ना। तो दोनों जगह संविधान सभा का भी बंटवारा हो जाता है। बंटवारे के बाद की स्थिति देखें क्या होगा? तो बंटवारे के बाद की स्थिति आप देखें कि संविधान सभा लिखने वाली सभा में 299 सदस्य रह गए, जबकि संविधान सभा जब बनाई गई थी तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्यों की संख्या हुआ करती थी, जो घटकर कितनी रह गई? पाकिस्तान अलग बन जाने से 299 रह जाती है। चूंकि पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा अलग हो गई और भारत के लिए संविधान सभा अलग हो गई। इस संविधान सभा ने बंटवारे के बाद अपना काम जारी रखा और 299 सदस्यों ने मिलकर 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। मतलब कि संविधान को लिखकर तैयार कर दिया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे कारण यह है कि 26 जनवरी 1950 को हमने क्या बोला था कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता तो कब हो गई? 15 अगस्त को हो जाती है। इस कारण से क्या किया कि भाई संविधान ही लगा देते हैं, तो 26 जनवरी हमारा क्या बनता है? गणतंत्र दिवस बन जाता है। इसी कारण हम इसको कैसे मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम आज बात करें तो लगभग 50 साल, है ना। 26 जनवरी 1950 से बात करते हैं 2022 तक की बात करते हैं, तो 72 साल हो गए हैं। तो 50 साल से भी ज्यादा का जो समय हो गया, तो आज से 50 साल से ज्यादा, 50 साल से पहले जो संविधान बनाया गया उसे हम आज क्यों मानते हैं? हमने इतने बदलाव तो नहीं करे। हमने पहले भी एक कारण का जिक्र किया, क्योंकि ये सभी को समानता और ये सारी बातों की बात करता है कि भाई सभी लोग बराबर हैं, मत देंगे, चुने जाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था हम अपना रहे हैं। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है ना। इसके द्वारा कई और काम किए गए, जिससे आप देखेंगे 50 साल पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं। तो एक कारण हमने देखा हुआ था। क्या कारण देखा? एक कारण का हम जिक्र कर चुके थे। संविधान सभा जो विचार है उन विचारों को ही व्यक्त नहीं करती है, वह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करती है। मतलब ये क्या बता रही है कि जो उस समय की व्यापक सहमति है, विभिन्न मुद्दों को लेकर बनी थी, उसको भी व्यक्त करती है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर भी वहां के सभी सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों की सहमति नहीं बनी। तो कई बार वहां पर बाद में लिखना पड़ा, लेकिन आप भारत में देखेंगे कि हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारे संविधान लिखने वाले जो महापुरुष लोग थे, उनकी दूरदर्शिता कितनी अच्छी थी कि उन्होंने आज के हिसाब से भी कई सारे प्रावधान किए हैं कि वो एकदम कैसे चल रहे हैं आपके, कि प्रासंगिक चल रहे हैं। आज के समय के हिसाब से कोई तकलीफ उनको नहीं है। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा है या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज का भरा हुआ है, दस्तावेज से भरा हुआ, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू वहां पर नहीं होती है। तो देखो ये दूसरे देशों के कई सारे संविधानों क्या कह रहे हैं कि वो कागज का टुकड़ा है, किताब की तरह है। तो इनका क्या है, क्योंकि ऐसा कहने के पीछे कारण है कि उनका कोई आचरण नहीं करता, मतलब उसको कोई मानता नहीं है, उसके सिद्धांतों पर कोई चलता नहीं है। भारत के मामले में यह बात अलग है, हमारे संविधान का अनुभव अलग है। अलग होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारत में सभी लोग उसका आचरण करते हैं, सभी लोग उसको मानते हैं। पिछली आधी
सदी से ज्यादा, सदी मतलब 100 साल की होती है, आधी सदी मतलब 50 साल। तो पिछले 50 साल से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। मतलब कुछ छोटे मोटे प्रावधान उनको खराब लग सकते हैं, लेकिन किसी ने भी, है ना, किसी बड़े सामाजिक समूह ने या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए, है ना। उनमें किसी ने संविधान की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया, है ना। यही हमारे क्या है, यही संविधान को एक असाधारण तरीके से बनाता है, यही हमारे संविधान की असाधारण उपलब्धि है कि ऐसा दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। कई सारे देशों में संविधान बना, खत्म हो गया। पड़ोसी देश नेपाल का उदाहरण ले लो, 2-3 बार कोशिश कर ली, उन्होंने बना लिया, फिर खत्म कर लिया। लेकिन हमारा जब से बना तब से बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। उसमें सुधार की गुंजाइश होती है तो समय के हिसाब से बदलाव जरूर होते रहते हैं, छोटे मोटे, लेकिन बड़े बदलाव फिर भी नहीं होते हैं। और आज तक आप देखिए 1950 में लागू हुआ, 2022 में हम बात कर रहे हैं, लगभग 72 साल आपकी हो गई हैं, तब भी कोई तकलीफ नहीं हुई है, आराम से काम चल रहा है, कोई समस्या नहीं। और दुनिया के और देश जो हमारे साथ या हमारे बाद लोकतंत्र बने थे, उनकी दशा भी आप देख सकते हैं। कई तो हमारे जैसे चल रहे हैं जिनने हमारे जैसा संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन जहां पर इतना गहन विचार विमर्श नहीं हुआ, इतना सोच या इतनी दूरदर्शिता नहीं रखी गई, उनकी हालत आप देख सकते हैं कि वहां दूसरा और तीसरा संविधान बनाया गया है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब भारत के लोगों के द्वारा चुनकर गई हुई थी, भारत के लोगों में से ही कुछ लोग गए थे, इस कारण से प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस कारण से लोग क्या है कि संविधान को मान रहे थे। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन क्या था कि अप्रत्यक्ष, ना, प्रत्यक्ष ढंग से सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, मतलब ये सार्वभौम मताधिकार नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से लोगों को चुना गया। प्रत्यक्ष नहीं था तो कैसा था, अप्रत्यक्ष तरीके से लोगों को चुना गया। और यह अप्रत्यक्ष तरीके से लोगों को चुना गया है, तो इनका चुनाव कैसे हुआ है, या लोग कैसे चुने गए हैं, प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने उन लोगों का चुनाव किया है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं या जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। उनके द्वारा कुछ लोगों को चुनकर कहां भेजा गया, संसद में, संसद कह दिया, संविधान सभा में भेजा गया। संविधान सभा में 389 मेंबर हुआ करते थे जब बंटवारा नहीं हुआ था तब। इसी कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। मतलब देश के हर एक जगह से सब आ गए व्यक्ति, तो ऐसा नहीं था कि भाई कोई कोने से कोई व्यक्ति छूट गया हो। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। मतलब कांग्रेस के जो लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग, समाजवादी थे, है ना, रेडिकल विचारधारा के थे, अलग अलग विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, मतलब इनके अपोजिट विचार वाले भी थे, वो भी सभा में उनको जगह दी गई थी, वो लोग भी सभा में शामिल थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग शामिल हुआ करते थे, ये इनको यहां पर शामिल किया गया था। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होता या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भी करते, तब भी इसका स्वरूप कुछ ऐसा ही होता जैसी हमने अपनी संविधान सभा बनाई थी। सार्वभौमिक या प्रत्यक्ष इस कारण से करते कि भाई हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का, हर कोने से व्यक्ति आ जाए, तो ऐसा ही हो चुका था वहां पर, हर कोने से, हर वर्ग का, हर समूह का, हर जाति का व्यक्ति संविधान सभा में जा चुका था। तो अगर हम डायरेक्ट भी करते, प्रत्यक्ष भी करते, तब भी कुछ ऐसी स्थिति रहती जैसी हमने संविधान सभा अपनी देखी है। अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है ना। इनका काम करने का तरीका हमारी संविधान को पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, क्या हमको आज करना है वो पहले से तय होगा। खुला होगा मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई चीज कहां से ली गई है, कहां से उठाई गई है, किसके मॉडल को हम देख रहे हैं, बिल्कुल हर एक चीज पर बहस होगी। और कोई चीज अगर संविधान सभा में लाई जा रही है तो कोशिश की जा रही है कि उस पर सर्वसम्मति बनाई जाए। सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है तो अधिकतम लोग उस पर सहमत हो सकें, तभी उसको लिया जाए, ऐसी कोशिश भी की जा रही है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर सबकी सहमति बनाई गई, उसके बाद फिर छोटे छोटे प्रावधान किए गए, फिर संविधान में कुछ बारीक बातें की गई और आगे बढ़ा गया। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर BR अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। मतलब किस तरीके से चर्चा करेंगे, जैसे आप संविधान पढ़ेंगे या संसद में कभी आप सांसद बनकर जाते हैं तो हमारे यहां पर 3 प्रकार की चर्चा होती है, 3 चर्चा होती है, ऐसा कहे, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग।
है ना। ये 3 चर्चा होती, तो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि पहले में हम क्या करेंगे, गजेटेड लेटर पढ़ाएंगे, दूसरे पर उस पर बहस करवाएंगे, उस पर काट छाट जो भी कर सकते हैं वो होगी, और तीसरे में मतदान करवाएंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया था। तो बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, चर्चा के लिए क्या किया, एक प्रारूप संविधान बनाया, ताकि कोई भी चीज पर चर्चा करना उसका एक सिस्टम बना हो कि उस तरीके से ही हम चर्चा करेंगे। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। अगर ये नहीं हो पाई, है ना, सेकेंड रीडिंग का मतलब ये नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाए, कई कई दौर की चर्चा चलती है, कई कई बार चर्चा चलती है। तो कई कई दौर की चर्चा हुई, भाई क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई कमी, जब तक आप बात करेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, बात करेंगे तो कोई कमी होगी तो वो सामने आ सकती है, तो उस कमी का आप हल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा यहां पर कि आपको कई कई दौर की चर्चा करनी पड़ी। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। जो संविधान लागू करने के पहले की हम बात करें, लगभग इतने संशोधन बताए गए कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। 3 वर्षों में कुल 114 दिन गंभीर चर्चा हुई है ना। 3 वर्ष क्यों कह रहे हैं, तो 3 वर्ष इस कारण से कह रहे हैं कि लगभग 3 वर्ष लग गए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 12 दिन कम है 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष हो गए। तो 3 वर्ष में कुल 114 दिन गंभीर चर्चा होती है, एकदम चर्चा ही हो रही थी कि हमें कोई कंक्लूजन निकालना था। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहां कही गई हर एक बात को रिकॉर्ड किया गया है और उसको संभाला गया है, रखा गया है संभाल कर। और ये कहां रखे गए हैं संभाल कर, किस तरीके से, तो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंड में पुस्तक प्रकाशित की गई है कि उसमें क्या क्या डिबेट की गई है, क्या क्या बहस की गई है। ये आपको कहां मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से 12 खंडों में निकाला है। सारी चर्चा, हर एक वाक्य को उस पर संजो कर रखा गया है ताकि कभी कोई दिक्कत हो तो उस जमाने की चर्चा को हम पढ़ सकें। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है ना, कि इन बहसों के पीछे के तर्क क्या है, सोच क्या है, इनको आप समझ सकते हैं। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। जब कभी संविधान की व्याख्या करनी पड़ती है तो इनके वॉल्यूम निकालते हैं और देखते हैं कि भाई इस मुद्दे को लेकर क्या बहस हुई थी, उनका क्या नजरिया था, वो क्या सोच रहे थे, यह अंदाजा लग जाता है। तो इससे हम अपने संविधान से भटक नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे संविधान को असाधारण संविधान कहा गया है, आज तक चल रहा है और सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मान कर। अब बात करेंगे कुछ महापुरुषों के बारे में। आपके चैप्टर के अंदर कई सारे महापुरुषों की फोटो लगी है, तो कुछ महापुरुषों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और कुछ महापुरुषों के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले महापुरुष है हमारे सामने वल्लभ भाई पटेल। इनका पूरा नाम है वल्लभ भाई जावर भाई पटेल। वल्लभ भाई जावर भाई पटेल जो है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1875 में। 1950 में इनकी डेथ हो जाती है, ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। अंतरिम सरकार जो बनी थी, तो अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पेशे से वकील और बारदोली आंदोलन करने के लिए प्रसिद्ध। बारदोली आंदोलन में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई। तो अब फिर इसके बाद इनको जाना गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाने वाले और स्वतंत्र भारत में जाकर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनने वाले, नेहरू सरकार के पहले उप प्रधानमंत्री, नेहरू जी प्रधानमंत्री और वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्हें भारत का एकीकरण किया था, लौह पुरुष भी कहलाते हैं। इन्हें अगर हम जर्मनी के बिस्मार्क से तुलना करें तो इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और आधुनिक भारत के निर्माता भी कहलाते हैं, क्योंकि आज के भारत का नक्शा जो है वो इनके द्वारा ही तय किया गया था। इनके सहयोगी थे, उनका नाम था बीपी मेनन। इन दोनों की जोड़ी ने कमाल किया था और सभी रियासतों को भारत में मिला लिया था। अगले महापुरुष या महापुरुषा के बारे में हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म 1869 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1870 यानी 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1949 में हो जाती है। ये कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता रही है। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में जाकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनती है। कांग्रेस की पहली महिला या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं। इनके अलावा अगर हम पहली महिला की बात करें, पहली महिला अध्यक्ष की, तो वो एनी बेसेंट रही हैं। अगले महापुरुष का नाम है अबुल कलाम आजाद। 1888 से लेकर 1958, जन्म सऊदी अरब। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं। अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। तो भारत के शिक्षा मंत्री भी थे और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत जाने माने विद्वान हुआ करते थे।
अगले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है टी कृष्णमाचारी। 1899 से लेकर 1974 तक का इनका जीवन काल रहा है। इनका जन्म 1899 में तमिलनाडु में हुआ। प्रारूप कमेटी के सदस्य रहे। प्रारूप कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उनके साथ इन्होंने काम किया है। उद्यमी और कांग्रेस नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1884 में इनका जन्म होता है बिहार के अंदर, और 1963 में ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष, वकील और चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कुल 2 बार राष्ट्रपति रहे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, इन्हें बाबूजी कहकर बुलाया जाता है। ये भारत के सम्मानित नेताओं में से एक थे और बड़े महापुरुष और ज्ञानी व्यक्ति थे। इनकी याददाश्त की गजब की तारीफ की जाती है कि इनको चीजें बहुत याद रहा करती थी। जयपाल सिंह 1903 में जन्मे और 1970 में इनका देहांत हुआ। 1903 में झारखंड में इनका जन्म हुआ। खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने। तो इनका याद रखेंगे कि आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आपसे पूछ सकते हैं जयपाल सिंह। अगले हैं एक महापुरुष का नाम है HC मुखर्जी। 1887 में इनका जन्म हुआ बंगाल में और 1956 में ये स्वर्गवासी देवलोकवासी हो जाते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं HC मुखर्जी साहब। एक व्यक्ति हैं जी दुर्गाबाई देशमुख। 1909 में इनका जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में। 1981 में इनका देहांत हो जाता है। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष रही हैं। तो ये कुछ महापुरुषों की चर्चा हमने यहाँ पर की। हमने देखा कि भाई कौन कौन से महापुरुष थे, ये हमने चर्चा की। साथ में भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी देखी, कैसे बना। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट इसलिए बनाई गई है ताकि आप व्यवस्थित तरीके से लेक्चर देख सकें। जब आप वेबसाइट का उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे वहां पर आपको कोर्स वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सभी वीडियो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके दिए गए हैं। कैसे उपयोग करेंगे आप वेबसाइट का? उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करते हैं तो आप कोर्सेज के ऑप्शन में आएंगे। कई सारे कोर्स होंगे, जो आपको अच्छा लगता है सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ रहे हैं तो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सारी क्लास आ जाएगी। आप क्लास 9th के विद्यार्थी तो आपने क्लास 9th यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही क्लास 9 सिलेक्ट करेंगे सारे टीचर आपके सामने होंगे, जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है ना, तो आप वहां जाकर टीचर का और अपनी बुक का नाम देखकर नीचे वॉच नाउ लिखा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट देखना है, जैसे हिस्ट्री है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्या किया, नीचे क्लिक किया वॉच नाउ पर, तो हिस्ट्री का पूरा ऐसा चैप्टर वाइज सिलेबस आ जाएगा। ऐसे ही आपके पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का पूरा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सिलेबस आ जाएगा। जो वीडियो देखना है, जो टॉपिक देखना है, उसके आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा हुआ है। वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाता है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे तो आप कहां होंगे, अगली वीडियो पर चले जाएंगे, इसके जस्ट अगले वाला। इससे आपको समय की बर्बादी नहीं होगी, आप आसानी से अगले वीडियो को देख पाएंगे और बहुत देर तक अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम प्राप्त कैसे करें, तो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को, और जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।